आपको बता दूं ऐतिहासिक घटना। एक बैठक बुलाए जाते हैं चांडिल के जोइदा क्षेत्र में, और यह दिनांक होती है आपका 30 अप्रैल 1978 को। बहुत ही दोस्तों एक दुखदमय घटना घटती है, एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घटती है। और आपको बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा, जिस तरह से जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसी का एक प्रारूप आप बोल सकते हैं जोइदा में भी हुआ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष एक ज्वलंत मुद्दा को लेकर के आया हूँ, और इसी मुद्दा को लेकर के बहुत सारे एमएलए बने हैं, बहुत सारे सांसद बने हैं। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ रांची लोकसभा क्षेत्र के जो ईचागढ़ विधानसभा है, उस विधानसभा के बारे में बात करना चाह रहा हूँ आज। आपको बता दूं, लोकसभा हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, चुनाव के समय नेता आते हैं और बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं। चांडिल डैम में विस्थापित हुए लोगों की मुद्दा है। इलेक्शन के समय आते हैं, बड़े बड़े वादे करके सांसद बोलिए, विधायक बोलिए, चले जाते हैं कि हम जो है आपकी ज़मीन का मुआवजा दिलाएंगे, प्रत्येक जो परिवार के एक सदस्य को जो नौकरी का प्रावधान था नौकरी दिलवाएंगे, मकान बनाने के लिए ज़मीन का जो प्रावधान था ज़मीन दिलाएंगे। इस प्रकार से जो वादे नेताओं के द्वारा की जाती हैं चुनाव से पहले, और चुनाव जीतने के बाद क्या होता है नतीजा, 5 साल तक इस मैटर पर कोई बात नहीं करता है। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, 43 जो विलेज है वो आपका पूरी तरह से विस्थापित है, और 73 जो विलेज है वो आपका आंशिक रूप से विस्थापित है। कुल मिलाकर अगर बात करें 116 गांव विस्थापित है, और सरकार के जो डाटा के अनुसार, सरकार के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार 116 गांव के सभी परिवारों को, विस्थापित परिवारों को मुआवजा मिल चुकी है। इतने बड़ी धोखा जनता के साथ। दोस्तों, शुरू में मुझे भी लगता था कि भाई जब मुआवजा मिले हैं तो ज़मीन को छोड़ देना चाहिए, लेकिन लोग क्यों रहते हैं, मुझे भी ये सवाल उठता था, मेरा भी दिमाग में ये चीज़ें उठती थी। जैसे कि अभी वर्तमान परिस्थिति अगर देखा जाए, बारिश के समय पूरे जब बारिशें होती हैं तो गेट जब बंद कर देते हैं तो उनके जो घर है डूब जाते हैं, और इस दरमियान जो फसल है, अनाज है, और बहुत सारे जो चीज़ें हैं वो पानी में डूब जाती है, नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो जाहिर सी बात है कि भाई अगर आप लोग को मुआवजा मिले हैं तो जगह को छोड़ देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, अगर आप गहराई से अध्ययन करेंगे, इसके जो मैटर है उसके अंदर से जानेंगे, तो बिल्कुल इसके विपरीत है। इनकी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है मैटर, अंदर से हम लोग चीज़ों को समझते हैं। थोड़ा सा मैं दोहराना चाहूँगा कि जो विस्थापित लोगों के लिए सरकार के पास डाटा है कि, और उस डाटा में कहा जाता है कि 99% लोगों को मुआवजा मिल चुके हैं, नौकरी मिल चुकी है, ज़मीन मिल चुके हैं। जितने भी विस्थापित नीति थे, उन नीति के अनुसार जितने भी पॉइंट्स थे सभी को पूरा कर लिया गया। बोलिए कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। रिकॉर्ड पर कागज़ दस्तावेज रिकॉर्ड पर एक होती है, और अगर देखा जाए आपका ज़मीनी स्तर पर कुछ और ही होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या है अंदर की चीज़ें, क्यों लोग अभी भी उस क्षेत्र में डटे हुए हैं, और निरंतर अपनी मांगों को लेकर के जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके पास जाते हैं। जब इलेक्शन आते हैं तो उनके समक्ष इन बातों को रखा जाता है, और उनको जिताते हैं वहाँ से जनता आशीर्वाद दे करके। और 5 साल तक क्या करते हैं नेता लोग, आंख बंद करके उस क्षेत्र की तरफ और मुँह भी नहीं फेरते हैं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब तक अगर बात करें ईचागढ़ विधानसभा की जो चांडिल डैम की प्रक्रिया ऑफिशियली अगर नोटिफिकेशन बात करें तो 1978 से ये प्रक्रिया शुरू होती है, और अब देखिए 2024 चल रहा है। इतने लंबे समयांतराल में भी लोगों की जो मुआवजा है वो नहीं मिल पाई। ये जो सिलसिला आपका डैम बनने की सिलसिला आपका 1978 से लेकर के अब तक 2024 तक, यानी कहा जाए तो झारखंड बनने से पहले से ही ये मांगे निरंतर सरकार के समक्ष रखी जाती हैं। प्रतिनिधि जीत के जाती है, विधायक बोलिए या फिर सांसद बोलिए, वे अगर पूरी सत्यता के साथ, प्रमाण के साथ, दस्तावेजों के साथ विधानसभा में, लोकसभा में अगर बातों को दृढ़ता के साथ रखा जाए तो ज़रूर सरकार को बात सुननी पड़ेगी।
जो भी जनप्रतिनिधि जीत करके जाते हैं भूल जाते हैं, या तो जानबूझकर ये चीज़ें नहीं करते, या फिर जो है विस्थापितों की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं उसके बारे में उसको जानकारी ही नहीं है। ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस मांगों को लेकर के सरकार के समक्ष नहीं रखी है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, जिसके चलते जो है वहाँ के विस्थापितों को मुआवजा अब तक पूरा नहीं मिला। आपको बताते चले दोस्तों कि ये डैम बनने की जो प्रक्रिया है 1978 से प्रारंभ होती है ऑफिशियली तौर पर, और उसके बाद 1985, 1986, 1987 3 साल के दरमियान ज़मीन का अधिग्रहण होते हैं। और इस ज़मीन अधिग्रहण के खिलाफ उस क्षेत्र में जन आंदोलन शुरू होती है कि ज़मीन को बचाने के लिए, ज़मीन नहीं देने के लिए, सरकार को विरोध करने के लिए जन आंदोलन शुरू होती है। और इस जन आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार करने के लिए दोस्तों आपको बता दो ऐतिहासिक घटना, एक बैठक बुलाए जाते हैं चांडिल के जयदा क्षेत्र में, और यह दिनांक होती है आपका 30 अप्रैल 1978 को। बहुत ही दोस्तों एक दुखदमय घटना घटती है, कैसी ऐतिहासिक घटना घटती है। और आपको बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा, जिस तरह से जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, उसी का एक प्रारूप आप बोल सकते हैं जयदा में भी हुआ। घटना किस प्रकार की होती है कि जन आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने के लिए वहाँ के जो ज़मीन विस्थापित लोगों आते हैं, वहाँ बैठते हैं, योजना बनाते हैं, और इसी बीच में वहाँ जो प्रशासन आकर के अंधाधुंध गोली चलाई जाती है, और इस गोली चलने की वजह से 4 लोगों की मौत हो जाती है, और लोग जो है अपनी जान बचाने के लिए ना भागते हैं, और इस प्रकार से लोग भागते कोई सारों को जेल में डाल दिया जाता है। उसके बाद जो आंदोलन थमते नहीं और उग्र रूप ले लेते हैं, सरकार के खिलाफ आंदोलन की तैयारी लगातार होती रहती है कि 4 लोग शहीद होते हैं, और निरंतर आपका आंदोलन चलते रहते हैं। आखिरकार सरकार जो है एक ग्रामीणों के साथ, विस्थापित परिवारों के साथ बैठ करके एक विस्थापन नीति तैयार करते हैं 1990 में। तब जाके जो है आपका ये आंदोलन रुकने के नाम लेती है, और ज़मींदाताएँ जो है ज़मीन देने के लिए राजी होते हैं। और जो विस्थापन नीति है 1990, ये किस प्रकार से मतलब प्रमुख बिंदुएं थे, उन बिंदुओं को मतलब सरकार जो है लोगों के समक्ष रखती है, तब जाके आंदोलन रुकती है। और बिंदु क्या है, उस बिंदु का हम लोग चलिए देखते हैं, मतलब विस्थापन नीति की क्या क्या मतलब शर्तें थी लोगों को समझाने के लिए। इस जो आपका 1990 की जो विस्थापन नीति थी, इसमें पहला पॉइंट था दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि जो विस्थापित परिवारों के, जो हर एक परिवारों के एक व्यक्ति को तृतीय या चतुर्थ श्रेणी में स्थायी सरकारी नौकरी का प्रावधान दिया गया था। दूसरा था दोस्तों मकान बनाने के लिए ज़मीन उपलब्ध कराने की प्रावधान था। तीसरा था दोस्तों जो विस्थापित परिवारों के लिए स्वास्थ्य उपलब्ध कराने का भी यहाँ पर शर्त रखी गई थी, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। दोस्तों आगे चलिए देखते हैं बिंदुओं को कि रोजगार स्वरोजगार उत्पन्न करने के लिए भी यहाँ पर शर्तें रखी गई थी। उसके बाद शिक्षा में सहयोग के लिए भी मतलब शर्तें रखी गई थी। उसके बाद ज़मीन जिनका गए हैं, ज़मीन का भी मुआवजा मिलने की जो शर्तें वो भी रखी गई थी। रियायती ब्याज दर पर नॉल उपलब्ध कराना, ये भी शर्तें उस वक्त रखी गई थी। सब्सिडी के आधार पर नॉल उपलब्ध कराना, ये विस्थापन नीति के दरमियान बिंदुओं को रखी गई थी। तब जाके जो है वहाँ के लोग ज़मीन देने के लिए राजी होते हैं और डैम बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। दुर्भाग्य की बात है कि अब तक जो है इन सभी विस्थापन नीतियों की जो शर्तें थी, मांगे थे, अब तक पूरा नहीं हुए। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है दोस्तों। ग्राउंड रिपोर्ट की अगर माने तो अब तक जो है लगभग 2000 लोगों को ही नौकरी मिला है, और बाकी जो लोग हैं दर बदर भटक रहे हैं अपने मुआवजा, अपने अधिकार, नौकरी के लिए। ऐसे में जो है बिना वादे पूरे किए हुए मुआवजा दिए बिना ही ज़मीन को मतलब डुबाना, ये न्याय संगत बात नहीं है। रांची हाईकोर्ट के द्वारा जल संसाधन विकास के सचिव को सवाल पूछा गया कि अभी जो विस्थापित लोगों को सभी लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिली है। ठीक दोस्तों, चलिए कुछ नेताओं के जो पुराने किस्से थोड़ा सा चर्चा करते हैं। आपको बताना चाहूँगा, याद दिलाना चाहूँगा, सभी को लगभग पता ही उस क्षेत्र के लोगों को कि जो ईंचागढ़ विधानसभा के पीलीद फुटबॉल मैदान में बीजेपी के जो रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उनका एक कार्यक्रम होता है। उस कार्यक्रम के दरमियान रघुवर दास जी का मतलब एक बयान आता है कि जो चांडिल डैम में विस्थापित परिवार है उन सभी को मतलब मुआवजा और नौकरी मिल चुकी है डाटा के अनुसार, और अब किसी को मुआवजा नौकरी नहीं मिलने वाले। ये रघुवर दास जी का बयान था।
थोड़ा सा पेपर कटिंग में देख सकते हैं। और एक दोस्तों जानकारी देना चाहूँगा, इसी प्रकार का जेएमएम का जो हेमंत सरकार जी हैं हमारे गांगोड़ी फुटबॉल मैदान आते हैं, और 2019 की बात है, चुनाव से पहले, चुनाव प्रचार के दरमियान 2019 यानी गांगोड़ी फुटबॉल मैदान आकर के मतलब वो भी अपना जो है लोगों के सामने बात रखते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, जेएमएम की सरकार बनती है, तो इस बार जो है ज़रूर आप लोग के लिए एक नए विस्थापन आयोग का गठन किया जाएगा, और उस आयोग के ज़रिए आपके जो मुआवजा है, आपकी नौकरी है, हर एक चीज़ें जो हैं ज़रूर आप लोग को मतलब पूरा किया जाएगा। और अब तक देखिए 5 साल हो गए, हमारे विधायक मैडम जी भी मतलब इस बात को रख सकते थे सरकार के समक्ष, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जैसे कि पहले ही शुरुआत में ही मैंने बताया था कि जो जनप्रतिनिधि आते हैं और इस क्षेत्र में आकर के लोगों को वाली लुभावना वाली बातें देते हैं कि आपकी जो विस्थापन हुए ज़मीन मालिकों को, हर एक मालिकों को नौकरी मिलेंगे, मुआवजा मिलेंगे, ज़मीन मिलेंगे घर बनाने के लिए, और जो भी मतलब बातें थी करके चले जाते हैं। फिर जनता आशीर्वाद देते हैं, जिताते हैं, और उसके बाद जो है देखिए मतलब नेताओं का हाल। अब तक जो है लोग, वहाँ के लोग दर बदर इधर उधर भटक रहे हैं अपने जो हक अधिकार के लिए। मैं किसी एक सरकार को मतलब दोषी नहीं ठहराऊंगा, बीजेपी हो, जेएमएम हो, किसी ने भी मतलब अब तक इस मांगों को सत्यता के साथ संसद में नहीं रखे, विधानसभा में नहीं रखे, और किसी एक पार्टी के दोष नहीं देना चाहूँगा कि यहाँ पर मजबूर लोगों का फ़ायदा अब तक उठाते रहे हैं नेताओं के द्वारा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उनको मुआवजा नहीं मिला है। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि चांडिल डैम का जो पानी है, आप सभी को पता है कि जमशेदपुर के जो टाटा स्टील सबसे बड़े कंपनी, उनको सप्लाई किया जाता है, नीलांचल कंपनी को सप्लाई किया जाता है, आधुनिक पावन पेड़न को सप्लाई किया जाता है, BSLI कंपनी को सप्लाई किया जाता है। इस प्रकार से और बहुत सारी कंपनी को पानी सप्लाई किया जाता है, करोड़ों की कारोबार होते हैं पानी की, लेकिन अब तक जो है जो ज़मीन दातागण है उनको मतलब किसी प्रकार का मुआवजा पूरी तरह से नहीं मिला है। इसलिए जो ज़मीन भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, और जो बरसात के समय वो लोग की ज़मीन डूब जा रहे हैं, कितनी मतलब वो लोग बुरी हालातों से गुजर रहे हैं। आपका चांडिल डैम में विस्थापित हुए लोगों की अगर पूरे में हम लोग डाटा को देखते हैं, चांडिल डैम में विस्थापित हुए लोगों की जो मांगे हैं ये बिल्कुल जायज़ मांगे हैं। उनको जिस तरह से मतलब ज़मीन लेने से पहले विस्थापन नीति बनाई जाती है, और विस्थापन नीति में बहुत सारे बातें रखे जाते हैं, तब जाके जो लोग अपना ज़मीन देने के लिए राज़ी होते हैं। अब अगर देखिए क्या हाल है, ठीक है, इसलिए मतलब जो उनकी मांगे हैं बिल्कुल न्याय संगत है, और मांगे जो है जायज़ है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार से जो मेरा आज का एक छोटा सा वीडियो था, जानकारी जितना हो सके आपके समक्ष रखा है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही मैं विदा लेना चाहूँगा। अगर थोड़ी सी भी त्रुटियाँ हुई है तो थोड़ा आपकी तरफ से भी सहयोग चाहता हूँ। अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन में मतलब त्रुटियाँ हुई हैं तो आप कमेंट पर रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं विदा लेना चाहूँगा। लक्ष्मण, आपको पुनः और किसी और एक वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।